हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसी चल रही है सभी की एग्जाम की तैयारी। दोस्तों, बाकी का आप सभी लोग साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे हैं। आप लोग का बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई फीडबैक आता है। चलिए दोस्तों, आज भी हम कुछ क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी के लिए, पीआरटी या टीजीटी एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब तक का जैसे कि हम सभी जानते हैं 340 प्रश्न पर बात कर चुके हैं और आज का हमारा क्वेश्चन सीरीज रहेगा 341 से 360 तक, यानी 341 से 360 तक। तो दोस्तों, आज भी हम पूरे 20 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक कॉपी और एक पेन निकाल लीजिए ताकि आप एक एक क्वेश्चन को और आंसर को अच्छे से लिखते जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों आज का प्रश्न 341, देखिए 341 प्रश्न नंबर। चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति कौन सी अभिप्रेरणा से संबंधित है। एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमें उसको डिटेल में भी पढ़ना जरूरी होता है और हमें उसको शॉर्ट में भी करना जरूरी होता है। शॉर्ट का मतलब है कि उसे सॉल्व कैसे करेंगे। उसमें से जो हमारे चयनित प्रश्न बन रहे हैं, किसी एक बहुत बड़े टॉपिक को एक छोटे से 2 शब्दों में कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब तक हमने जो प्रश्न किए थे डिसेबिलिटी से रिलेटेड किए थे और हमने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड किए थे, लेकिन आज कुछ ऐसे क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे जो अब तक हमने क्वेश्चन सीरीज में नहीं कराया जिससे रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, तो आज भी है टीचिंग रिलेटेड से ही है, मतलब अगर हम बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड और साइकोलॉजी सब मिक्स है। ठीक है, अब देखिए इसमें आ गया अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन ये है, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति कौन सी अभिप्रेरणा से संबंधित है। ठीक है, जिसने भी मोटिवेशन के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है, अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ रखा है, तो देखिए ये क्वेश्चन आप ये सोचिए और समझिए कि कैसे पूछा गया है। वे कह रहे हैं कि किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति कौन सी अभिप्रेरणा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी कार्य में क्यों डटा रहता है, लगातार क्यों मतलब लगातार परिश्रम करता रहता है, संघर्ष करता रहता है। सबने सुना है कि प्रतिदिन का किया हुआ संघर्ष एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कराता है। तो दोस्तों वही चीज कह रहे हैं कि चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति कौन सी अभिप्रेरणा है। चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया, ठीक है, चुनौतीपूर्ण का मतलब हो गया कि उसने वह लक्ष्य प्राप्त करना ही करना है। चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहना जब तक कि प्राप्त ना हो, तो वह प्रवृत्ति कौन सी अभिप्रेरणा है। तो दोस्तों चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा। ठीक है, तो आप नोट करते जाइए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 342 यानी कि 342 प्रश्न नंबर लिख लिया। चलिए दोस्तों, घटना विशेष संबंधी स्मृति को क्या कहते हैं। अब ये कभी कभी प्रश्न इस तरीके से पूछ लेते हैं कि हमें समझ नहीं आता घटना शब्द क्या पूछ रहा है या विशेष संबंधी स्मृति के बारे में क्या पूछ रहा है। तो मैंने इसको देखिए इंग्लिश में भी आपको कर दिया है। क्वेश्चन है हमारा, घटना विशेष संबंधी स्मृति को क्या कहते हैं। मेमोरी फॉर पार्टिकुलर इवेंट्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम, घटना विशेष संबंधी स्मृति को कहते हैं दोस्तों प्रासंगिक। ठीक है, अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊं तो इसे कहते हैं एपिसोडिक। ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 343 343 प्रश्न नंबर, स्नेल चार्ट किसके लिए प्रयोग होता है। ये प्रश्न आपका मतलब कि अगर हम बात करें क्वेश्चन सीरीज की जितने भी हमने 20 प्रश्न किए हैं एक क्लास में, तो दोस्तों आज ये दूसरी बार प्रश्न आ रहा है। तो उसमें प्रयोग नहीं पूछा गया था किसने दिया था, तो स्नेल ने ही स्नेल चार्ट दिया है। ठीक है, जहां भी आपको पूछा जाए स्नेल चार्ट किसने दिया, ठीक है, तो स्नेल ने अपने नाम से ही स्नेल चार्ट को विकसित किया है। तो स्नेल ने ही अपना जो चार्ट है उन्होंने अपने नाम से ही अपना जो चार्ट उन्होंने विकसित किया था उसका नाम ही स्लेनेन है, तो स्लेनेन ने ही स्लेनेन चार्ट विकसित किया है।
और कह रहे हैं इसका प्रयोग होता है। सिनेरियल चार्ट का प्रयोग किसके लिए होता है? सिनेरियल चार्ट क्या है सबसे पहले तो ये जान लो, और बाकी कुछ दोस्तों को पता होगा क्योंकि अब से पहले भी मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझा रखा है। सिनेरियल चार्ट क्या है? सिनेरियल चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिससे हम आंखों की जांच करते हैं। जब भी हम कहीं भी जाते हैं, कंप्यूटराइज आईज टेस्ट कराने जाते हैं दोस्तों, हमारे सामने एक साइड से चार्ट बना होता है जिसमें क्या है, हम अलग अलग ऑप्टिकल से क्या करते हैं, उसमें लेंसों के द्वारा अपने आंखों की रोशनी चेक करते हैं। साइड से आपने देखा होगा इस तरीके से बना होता है ये, ठीक है, किसी एक कोने में लगा देते हैं और कुछ दूरी पर व्यक्ति को बिठा देते हैं और वो अलग अलग लेंसों का प्रयोग करके उस सिनेरियल चार्ट को पढ़ने की कोशिश करता है। जिसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से सबसे पहले होता है बहुत बड़ा, ठीक है, फिर उससे छोटे होते हैं कुछ ऐसे कैपिटल लेटर्स उसमें जो होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वही है जिससे हम आई टेस्ट करते हैं, जिसके द्वारा आई टेस्ट की जाती है, यानी कि सिनेरियल चार्ट का प्रयोग आंख की रोशनी या आंखों को जांचने में करते हैं। आंख को जांचने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 344 क्वेश्चन नंबर 344, शरीर में किस प्रकार की कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं के जनन के लिए उत्तरदायी होती हैं? एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, शरीर में किस प्रकार की कोशिकाएं पूछा है जो अन्य कोशिकाओं के जनन के लिए उत्तरदायी होती है, तो वो कहते हैं हम स्टेमेन, स्टेम सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 345 345, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए विशेष कक्षाओं वाला पहला पब्लिक स्कूल 1959 में कहां बनाया गया था? 1859 में, यहाँ पर देखिए 1859 में कहां बनाया गया था? बौद्धिक अक्षमता वाला, यानी कि हमारे बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए विशेष कक्षाओं वाला, यानी कि जिस पब्लिक स्कूल में स्पेशल क्लासेस थी, स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए, तो वह 1859 में कहां बनाया गया? आपसे कह रहे हैं ना, आप हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन देख लो, हर एक क्वेश्चन सीरीज की क्लास में आपको एक क्वेश्चन आपको हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन से देखने को मिल जाता है। इसलिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप उसको देखिए। तो बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए विशेष कक्षाओं वाला पहला पब्लिक स्कूल 1859 में यूएस में बनाया गया था, ठीक, यूएसए। नेक्स्ट देखिए 346, अस्थायी दृष्टिबाधिता का कारण। अब अस्थायी का मतलब हो गया, या पार्शियल ब्लाइंड भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल ब्लाइंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अस्थायी पार्शियल दृष्टिबाधिता का कारण क्या क्या है? अगर विजुअल इम्पेयर्ड पढ़ा होगा तो आपको जो कॉजेस थे, अब कॉजेस का मतलब बहुत सारे कॉजेस हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है पार्टिशियल, ना कि जो जन्म से, यानी कि पार्टिशियल का मतलब होता है कि बाद में अन्य कारण, ठीक है, जन्म के बाद के अन्य कारण किस कारण हो सकता है। तो दोस्तों जिसमें हमने अस्थायी का मतलब देखा था पार्टिशियल ब्लाइंड में, तो पार्शियल ब्लाइंड में, तो उसमें था एक तो था ग्लूकोमा, ग्लूकोमा, ठीक है, मधुमेह, ठीक, और उच्च रक्तचाप, यानी कि ग्लूकोमा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, जिसमें क्या है पार्शियल ब्लाइंड का कॉजेज हो सकते थे ये, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट 347, आमतौर पर कितने प्रतिशत अक्षमता को एक बाधा माना गया है? देखिए दोस्तों कई प्रकार की अक्षमताएं हैं, कई प्रकार की डिसेबिलिटीज है। अगर हम किसी व्यक्ति को कैसे कह सकते हैं कि ये पूर्णता डिसेबल है, या अगर हम बात करें किस तरीके से हम उस व्यक्ति की बाधा को या अक्षमता को कह सकते हैं कि ये दिव्यांगता की श्रेणी में आता है, अगर उस व्यक्ति की अक्षमता या दिव्यांगता 40% होगी, ठीक है। तो आमतौर पर 40% अक्षमता को एक बाधा माना जाएगा, यानी कि दिव्यांगता की श्रेणी में आ सकता है अगर उसके अंदर अक्षमता जो है, उसकी डिसेबिलिटी जो है 40% है, ठीक।
और एक चीज और, जब हम कोई भी दिव्यांग व्यक्ति दिव्यांग सर्टिफिकेट यानी कि डिसेबल सर्टिफिकेट बनाने जाता है, उसके लिए भी प्रमाणित रूप से उसके पास 40% यानी 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तब ही उसका क्या है डिसेबल सर्टिफिकेट बन सकता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 348, अल्पकालिक स्मृतियां मस्तिष्क के किस भाग में संचरित होती हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म अल्पकालिक स्मृति मस्तिष्क के किस भाग में, यानी कि मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी इकट्ठी होती है। एक तरीके से संचरित का मतलब है भंडारण होना या इकट्ठी होना या संचरित होना, तो दोस्तों वह होती है हमारी प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स आप नोट कर लो, फिर समझ नहीं आएगा आपको। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, जिसे हम हिंदी में भी लिख देते हैं पूर्व अग्र कोर्टेक्स। बुलकुट, ठीक है, पूर्व अग्र वल्कुट यानी कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इंग्लिश में आप लिख लीजिए क्योंकि ऑप्शन उसमें आपको मिल जाएगा, अगर इंग्लिश में नहीं मिला होगा तो आपको रोमन में लिखा आ जाएगा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में हमारे अल्पकालिक स्मृतियां मस्तिष्क के भाग में होती हैं, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों 349, शारीरिक मनोविज्ञान की आधारभूत पुस्तक बुल्ट के द्वारा कब प्रकाशित हुई, यानी कि जो एक बुक है बुल्ट ने या बुल्ट के द्वारा लिखी गई है, इसका प्रतिपादन प्रकाशित की है, वह बुक का नाम देखिए, पहले बुक का नाम लिख लीजिए, शारीरिक मनोविज्ञान के आधारभूत। ये एक पुस्तक है, बुल्ट के द्वारा लिखी गई है, और ये प्रकाशित कब हुई, तो ये प्रकाशित हुई 1874 में, 1874 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 350, बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित विकास किसने बताया है, यानी कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उस बौद्धिक विकास को, यानी कि बौद्धिक जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है हमारा, उस विकास को आयु से संबंधित विकास किसने बताया है। आयु से संबंधित विकास, एक काम कीजिए नोट करके आप वेरी इंपोर्टेंट कर लिखने के बाद उसमें आप इसको पूरा लिख लीजिए, बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित विकास किसने बताया है, तो बताया है दोस्तों जीन पियाजे ने, जीन पियाजे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है कि बौद्धिक विकास को आयु का विकास कहा जाता है या बौद्धिक विकास आयु के विकास से संबंधित है, तो ये कथन किसका है, जीन पियाजे का। क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, और जो जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, तो वे मेथड भी आप क्वेश्चन के लिख लीजिए कि किस तरीके से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 351, कौन सी विधि में यह लक्ष्य होता है कि परिकल्पनाओं की उत्पत्ति की जाए, ऐसी कौन सी विधि, ऐसा कौन सा मेथड है या कौन सी विधि में यह लक्ष्य होता है, यानी कि किसी विधि में यह एक ऐसी विधि है जिसमें यह लक्ष्य होता है कि परिकल्पनाओं की उत्पत्ति की जाए। परिकल्पना का मतलब समझते हैं दोस्तों, नियमों को बनाना, ठीक है, तो परिकल्पनाओं की उत्पत्ति की जाए, तो वह विधि आती है आगमनात्मक, ठीक है, इंडक्टिव मेथड। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 352, निगमनात्मक तर्कगणना क्या सहायता करती है। तर्कगणना का मतलब है रीजनिंग दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या सहायता करती है, ठीक है, तो क्या सहायता करती है, परिकल्पना निर्माण करने में। लिख लीजिए
दोनों ही बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि सिमिलैरिटी एक जैसी है क्वेश्चन होगी। आंसर भी अगर हम देखें तो इसमें इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन दोनों की जो एक विधि है, इन विधियों में आगमन का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर, और निगमनात्मक का मतलब होता है नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ही आप बहुत आराम से लिख लीजिए समझ के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 353 समस्यात्मक व्यवहार के कारण। प्रश्न नंबर 353 देखिए दोस्तों, समस्यात्मक व्यवहार के कारण। देखिए दोस्तों, हम जैसे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें तो उसमें अगर हम बात करें, हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, ठीक है, स्वाधीनताग्रस्त जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर हमें इस प्रॉब्लम बिहेवियर बहुत ज्यादा दिखाई देता है, यानी कि समस्यात्मक व्यवहार हमें देखने को मिलता है। तो उसका कारण क्या हो सकता है, वे बच्चे समस्यात्मक व्यवहार क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो उसके दोस्तों ऐसे कुछ 3 कारण है या 4 कारण हम बता सकते हैं। जैसे सबसे पहला है ध्यान आकर्षित करना। आकर्षित करना, अटेंशन सीकिंग, यानी कि अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना। दूसरा कारण है दोस्तों आत्मसंतुष्टि। आत्म संतुष्टि, ठीक है। तीसरा कारण हो सकता है क्रिया से हटना। चौथा कारण हो सकता है कौशलों में कमी। देखिए, जैसे कि अगर ऑटिस्टिक बच्चों की बात करें, जब ये समस्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तो दोस्तों अटेंशन सीकिंग करते हैं, यानी कि अपना दूसरों की अटेंशन पाने के लिए भी ये कार्य ऐसे करते हैं। ठीक है, दूसरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी कभी कभी वे समस्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। क्रिया से हटना, यानी कि कोई भी एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की कोई भी घटना चल रही है, कार्यक्रम चल रहा है, चाहे शैक्षणिक कार्यक्रम हो या कोई भी एक्टिविटी ऐसी चल रही है जिसमें बच्चे का मन नहीं हो, तो उस कार्य से हटने के लिए या क्रिया से, एक्टिविटी से बाहर जाने के लिए वह क्या करेगा, क्रिया से हटने के लिए समस्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित करेगा। कौशलों में कमी, यानी कि उसके अंदर कुछ स्किल्स नहीं है, जैसे अटेंडेंस स्किल्स नहीं है उसके अंदर, तो कौशलों की कमी के कारण भी वह समस्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। तो समस्यात्मक व्यवहार के ये 4 कारण है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको ऑप्शन में ये 4 मिलेंगे, 4 में से क्या होगा, एक कोई नहीं होगा, जिसमें होगा ऑप्शन में से कोई नहीं है, ये होगा ये तीनों या ये सभी। तो आप ये चारों ही आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 354 एबीसी का कार्य क्या है। एबीसी दोस्तों, अगर आपने ऑटिज्म पढ़ा होगा, उसकी टेक्निक्स पढ़ी होंगी, या आपने व्यवहार परिमार्जन पढ़ा होगा, बिहेवियर मॉडिफिकेशन पढ़ा होगा, मेरे सभी दोस्तों ने डीएड से संबंधित अगर हम बात करें, डीएड डीएलएड जितने भी हैं, सबने ही क्या होगा, स्पेशल बीएड वाले जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबने ही बीएम के बारे में सुना होगा, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो उसमें जब हम व्यवहार परिमार्जन करते हैं तो उसमें हमारी कई सारी टेक्निक्स होती है समस्यात्मक व्यवहार को कम करने के लिए। ठीक है, तो एबीसी मॉडल क्या है, एबीसी मॉडल का जो कार्य होता है समस्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण करना। पहले इसका हम लिख लेते हैं कार्य, समस्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण करना। ठीक है, समस्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण करना कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए ए बी सी, इसका विस्तार भी आपसे पूछ सकता है। ए का मतलब होता है एंटीसीडेंट, बी का मतलब बिहेवियर मतलब व्यवहार, सी से आता है कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणाम। एंटीसीडेंट का मतलब हो गया पूर्वत कार्य, यानी कि समस्यात्मक व्यवहार घटने से पहले क्या पूर्वत कार्य हुआ जिसके द्वारा समस्यात्मक व्यवहार घटित हुआ। बी प्रदर्शित करता है या दर्शाता है व्यवहार को जो कि पूर्वत कार्य घटित होने के कारण बच्चे ने समस्यात्मक व्यवहार घटित किया या समस्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित किया। कॉन्सिक्वेंस का मतलब हो गया दोस्तों परिणाम, जिसके द्वारा समस्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित या घटित होने के बाद उसका परिणाम क्या निकला। तो एबीसी मॉडल क्या करता है, समस्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण करता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 355 व्यवहार के प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ बिहेवियर। तो दोस्तों व्यवहार 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहला है समस्यात्मक व्यवहार,
ठीक है। दूसरा है कौशल व्यवहार। व्यवहार के दो प्रकार होते हैं, समस्यात्मक व्यवहार वे व्यवहार होते हैं जो सामाजिक रूप से अस्वीकृत होते हैं, जिन्हें समाज स्वीकृत नहीं देता है, स्वीकृति नहीं देता है या समाज स्वीकार नहीं करता है, जो दूसरों के लिए हार्मफुल हो, अपने लिए हार्मफुल हो, तो वे व्यवहार असामाजिक व्यवहार, समस्यात्मक व्यवहार कहलाते हैं। कौशल व्यवहार वे व्यवहार हैं जो अनुकूलित है, वांछनीय है और सामाजिक रूप से स्वीकृत है, वे व्यवहार कौशल व्यवहार होते हैं। ठीक है, तो व्यवहार के प्रकार समस्यात्मक व्यवहार और कौशल व्यवहार नोट करते जाइए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 356 देखिए, वे छात्र जो अपने आयु वर्ग के बच्चों की अपेक्षा शैक्षणिक उपलब्धि में पीछे होते हैं उन्हें कहते हैं। देखिए क्वेश्चन कहां से आया है, देखिए आपने अब तक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में जाना है, सामान्य बच्चों के बारे में जाना है, पिछड़े बालक क्या है, और एक विशिष्ट शब्द सभी ने सुना है। ठीक है, विशिष्ट बच्चे और पिछड़े बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इनमें क्या डिफरेंस है। आज आपको ये 2 या 3 क्वेश्चन में इस तरीके से बनाया आपको कि सारा जो आपका कंफ्यूजन होगा आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और क्लियरिटी आ जाएगी कि पिछड़े बच्चे क्या है, विशिष्ट बच्चे क्या है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। देखिए दोस्तों, वे छात्र जो अपने आयु वर्ग के बच्चों की अपेक्षा शैक्षणिक उपलब्धियों में पीछे हैं, यानी कि वे बच्चे एक ही उम्र के हैं। ठीक है, 2 बच्चे एक ही उम्र के, लेकिन एक बच्चा शैक्षणिक उपलब्धि में अपनी आयु के अनुसार बिल्कुल ठीक है और एक बच्चा जो है अपनी आयु के अनुसार शैक्षणिक उपलब्धि में पीछे है, तो वह बच्चा होगा पिछड़े बालकों में, पिछड़े बालक। क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा कि वे छात्र जो अपने आयु वर्ग के बच्चों की अपेक्षा शैक्षणिक उपलब्धि में पीछे होते हैं उन्हें कहते हैं पिछड़े बालक। ठीक है, क्वेश्चन 357 देखिए, निम्न बुद्धि लब्धि यानी कि जिनका आईक्यू लेवल निम्न होता है, ठीक है, कम होता है, आईक्यू वाले विशिष्ट बालकों को कौन से 2 भागों में बांटा गया है। अब देखिए दोस्तों, जो विशिष्ट बालक हम कह रहे थे आपको, विशिष्ट बालक कौन से होते हैं। हमारा प्रश्न पूछ रहा है निम्न बुद्धि लब्धि यानी कि बहुत कम या निम्न स्तर की जिनकी बुद्धि लब्धि या आईक्यू लेवल है, वे बालक विशिष्ट बालकों को कौन से 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 भाग कौन से हैं जिनकी बुद्धि लब्धि क्या है, निम्न बुद्धि लब्धि है, आईक्यू लेवल निम्न स्तर का है, तो बौद्धिक अक्षमता और दूसरा है पिछड़े बालक। यानी कि विशिष्ट बालक 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक होते हैं उच्च बुद्धि वाले और दूसरे जो है वे होते हैं निम्न बुद्धि वाले। तो निम्न बुद्धि वाले जो विशिष्ट बालक है वे 2 प्रकार के हैं, एक है बौद्धिक असक्षम और दूसरे है पिछड़े बालक। ठीक है, तो उन्होंने इसमें से पूछा कि निम्न बुद्धि लब्धि वाले बालक विशिष्ट बालकों को कौन से 2 भागों में बांटा गया है, तो बौद्धिक असक्षम और दूसरा पिछड़े बालक। ये कौन सी श्रेणी में आ गए, विशिष्ट बालकों की निम्न बुद्धि वाले बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। 358, चिंतन के कितने प्रकार है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चिंतन के कितने प्रकार हैं। जब बच्चों द्वारा, छात्र द्वारा जो चिंतन होता है, जो हमारे छात्र बालक चिंतन करते हैं, किस प्रकार से चिंतन करते हैं, कौन कौन सी चिंतन है, तो दोस्तों प्रत्येक बालक में अलग प्रकार का चिंतन पाया जाता है, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है और अलग अलग स्टाइल ऑफ लर्निंग होती है। तो दोस्तों चिंतन के प्रकार कितने हैं, एक तो है अभिसारी चिंतन, अभिसारी, ठीक, दूसरा है अपसारी, तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन। पहले ये चिंतन आप नोट कर लीजिए, चिंतन के कितने प्रकार हैं, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, 3 प्रकार के चिंतन है। फिर देखिए 359, विशिष्ट बालकों को कौन सी 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अब देखिए विशिष्ट बालक कौन से 2, जो मैं आपको बता रही थी, विशिष्ट बालकों
बालकों के बारे में कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे। तो विशिष्ट बालक कौन कौन से हैं जिन्हें दो श्रेणी में बांटा गया है? तो देखिए यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि विशिष्ट बालकों को कौन सी दो श्रेणियों में बांटा गया है। तो वह है, देखिए, एक तो है उच्च बुद्धि वाले या उच्च बुद्धि लब्धि बोल सकते हैं यहाँ पर, बुद्धि लब्धि वाले, ठीक है। और दूसरे हैं दोस्तों निम्न बुद्धि लब्धि वाले, ठीक है। अब जो विशिष्ट बालक की बात हो रही थी, विशिष्ट बालक कौन से हैं? तो विशिष्ट का मतलब दो प्रकार के विशिष्ट बालक होते हैं, जिसमें क्या है, उच्च बुद्धि वाले बच्चे और निम्न बुद्धि लब्धि वाले। यानी कि उच्च का मतलब है जिनका आईक्यू लेवल हाई होगा, और निम्न जिनका आईक्यू लेवल लो होगा दोस्तों। तो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक कौन कौन से हैं? एक तो है आपका प्रतिभाशाली बालक और सृजनात्मक बालक। ठीक, अब निम्न बुद्धि लब्धि वाले बच्चे कौन कौन से आएंगे? हमने अभी ऊपर क्वेश्चन कराया है। पहला है बौद्धिक असक्षम या अक्षमता वाले, और दूसरा है पिछड़े बालक, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, विशिष्ट बालकों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। जो श्रेणियां कौन कौन सी हैं? उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक और निम्न बुद्धि लब्धि वाले बालक, ठीक है। तो उच्च बुद्धि लब्धि में आते हैं प्रतिभाशाली बालक और सृजनात्मक बालक, ठीक है। अब निम्न बुद्धि में कौन से आते हैं? हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले और पिछड़े बालक, यानी कि बौद्धिक अक्षमता वाले और पिछड़े बालक। पिछड़े बालक कौन से हैं? प्रश्न आपको अभी पूछा गया था, पिछड़े बालक कौन से हैं? तो वे छात्र जो अपने आयु वर्ग के बच्चों की अपेक्षा शैक्षणिक उपलब्धि में पीछे होते हैं, वे बालक पिछड़े बालक होते हैं। केवल किसमें होते हैं? शैक्षणिक उपलब्धि में, ना कि सामाजिक व्यवहार या संप्रेषण। केवल उनकी पिछड़े बालकों की क्या समस्या होगी? केवल शैक्षणिक उपलब्धियां। और बौद्धिक अक्षमता वाले बालकों के बारे में हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पर, प्रतिभाशाली वाले जो बच्चे हैं वे अभिसारी चिंतन करते हैं, अभिसारी चिंतन का करते हैं, और सृजनात्मक बच्चे अभिसारी चिंतन से करते हैं, ठीक है। अभिसारी चिंतन जो है सृजनात्मक बालकों से संबंधित है, और प्रतिभाशाली बालकों से अभिसारी चिंतन संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि विशिष्ट बालक कौन कौन से हैं। तो विशिष्ट बालक दो प्रकार के होते हैं, उच्च बुद्धि लब्धि वाले और निम्न बुद्धि लब्धि वाले। निम्न बुद्धि लब्धि वाले में बौद्धिक असक्षम और पिछड़े बालक आते हैं, उच्च बुद्धि लब्धि वाले प्रतिभाशाली बालक और सृजनात्मक बालक आते हैं। नेक्स्ट देखिए 360 यानी 360 प्रश्न, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है दोस्तों थॉर्नडाइक ने, ठीक। तो आज ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका कॉन्सेप्ट है। ये 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन आप इनको नोट कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, जैसे जैसे मैंने आपको समझाया आप इसको लिख लीजिए अलग अलग, ठीक है। और दोस्तों आज का अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक तो ये 355, 56, 57, 58 और 59, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक। बाकी का अगर हम बात करें तो बौद्धिक विकास यानी कि 350 जो 350 जो क्वेश्चन नंबर है, बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित विकास किसने कहा है या किसका कथन है, ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। और हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन से आज एक क्वेश्चन था, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए विशेष कक्षा वाला पब्लिक स्कूल कहाँ खोला गया है या मतलब कब खोला गया है? तो यूएसए में खोला था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद आप सबसे पहला प्रश्न, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन एक टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं, चाहे वो शिक्षक से संबंधित हो या बालक से संबंधित हो या शिक्षक से संबंधित हो, ठीक है। तो मोटिवेशन का भी चैप्टर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो आज की भी हमने 20 प्रश्न किए हैं, अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप मुझे दे सकते हैं आप, ठीक है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।